7 सनम का नॉवल से बाहर आना। जब वह यहाँ एक बार आई थी तो यहाँ के स्टाफ ने उसे किस तरीके से ट्वीट किया था, फिर वह अंदर चले जाते हैं, प्राइवेट रूम को बुक किया था, डियर के लिए जाते हैं तो सनम अभिमन्यु से कहती है आप शेर भाई को भी नहीं बुला लीजिए ना, वह हमारे साथ ही डिनर कर लेंगे। अब मनीष सनम की बात सुनकर हमें गर्दन हिला देता है और एक मैसेज करता तो शिरा अंदर आता है और तो शेर कहता है जी सर आपने बुलाया। अभिमन्यु कहता है तुम्हारी बहन ने बुलाया है डिनर के लिए तो बैठो डिनर कर लो हम सबके साथ। तो अब मेनू कहता है नहीं कर रहने दीजिए मैं बाहर कर लेता हूँ, लेकिन सनम उसकी एक बात नहीं सुनती, उसे ज़बरदस्ती बिठाकर खाना सर्व करने लगती है। आज पहली बार शेर की आंखों में सनम के लिए इज्जत थी। फिर वह तीनों अपना डिनर खत्म करते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ियों में बैठकर अभिमन्यु के मैंशन के लिए निकल जाते हैं। और मैं जब मैंशन पहुँचता है तो वह सनम को लेकर कमरे में चला जाता है और शेर अपने कमरे में चला जाता है। जब शेर अपने कमरे में पहुँचता है तो वह देखता है उसके कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था। तेरा उसे देखकर कहता है तुम फिर यहाँ आ गई, कितनी बार मना किया है ना यह मत आया करो, मुझे तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखता है। तभी वह लड़की रहती है तुम्हारा रिश्ता रखना ना रखने से कोई बात बदल नहीं जाएगी और हाँ मैं तुमसे रिश्ता रखना चाहती हूँ, यह मेरा फैसला है। तेरा गुस्से में उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो वह कहती है ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तो शेर कहता है हाँ यह मेरा आखिरी फैसला है। तो वह लड़की रहती है याद रखना अब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमूंगी, ठीक है। तो मैं भूल कर बढ़ जाऊंगी आगे और वहां से खिड़की कूद कर चली जाती है। शेर अपनी ना आंखों से उसे जाते हुए देखता रहता है और कहता है मेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है श्रेया और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता जी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सनम की बेस्ट फ्रेंड श्रेया थी। शेर और श्रेया रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछली बार जब शेर को गोली लगी थी तब शेर ने सोचा था अगर शादी की बात उसे कुछ हो गया तो श्रेया का ख्याल कैसे रख पाएगा, इसीलिए उसे दिन से दूरी बना ली थी। लेकिन श्रेया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह आए दिन शेर के पास आकर उसे अपने प्यार की भीख मांगती थी, लेकिन शेर हमेशा उसे ऐसे ही भगा देता था। लेकिन आज जैसे वह गई थी शेर समझ गया था अब वापस लौटकर उसके पास नहीं आएगी। फिर वह अपनी नमक को पहुंचकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनम और अभिमन्यु कमरे में जाते हैं तो अभिमन्यु एकदम से सनम को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है मैंने तुमको बोला था ना मैं तुम्हें रात को नहीं छोड़ूंगा, तो अब मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। तो अभिमन्यु एकदम से सनम को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है मैंने तुमको बोला था ना मैं तुम्हें रात को नहीं छोड़ूंगा, तो अब मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। सनम उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। अभिमन्यु उसकी एक बात नहीं सुनता है, उसे जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है। उन दोनों का वॉशरूम रोमांस 1 घंटे चलता है, फिर वह बाहर आकर सनम को बेड पर लेट देता है और फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे करके अभिमन्यु सनम के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है कि करते करते वह एक बार फिर सनम के अंदर इंटर हो जाता है और उसे प्यार करने लगता है। सनम की सिसकियां की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी और अभिमन्यु के तेज सांस लेने की आवाज़ भी साथ में गूंज रही थी। दोनों पूरी रात इसी तरह अपने प्यार की दुनिया में गुम रहते हैं और फिर ऐसे ही थक कर अभिमन्यु सनम के ऊपर ही सो जाता है। वह अभी भी सनम के अंदर ही था। ऐसे ही दोनों थक कर सो जाते हैं। दोपहर के 12 बजे सनम की नींद खुलती है तो उसकी आंखें खोल उसके सामने अभिमन्यु का हैंडसम चेहरा जाता है। अभिमन्यु के चेहरे को देखने में इतना खो गई थी उसने ये ध्यान ही नहीं दिया था क्या अभिमन्यु अभी भी उसके अंदर है। फिर अचानक क्यों जब उसे एहसास होता है क्योंकि अपनी इधर उधर दिला था उसी के साथ फिर से उसके अंदर इच्छा जगने लगी थी। तो वह नींद भरी आंखों में कहता है बीवी एक बार फिर और शुरू हो जाता है। सनम को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। सनम उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है लेकिन अभिमन्यु नहीं हटा। ऐसे ही 2 घंटे बाद अब मैं उसके बगल में लेट जाता है और कहता है नाराज हो सनम। कहते तो मैं उससे क्या है, मैं नाराज हूं ना हूं मतलब मैं तुम्हें उंगली पकड़ दी तो तुम मुझे पूरा ही खाने पर उतरोगे। तब मन्नू हंसते हुए कहता है बीवी हो तो मेरी और तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा, और फिर जब मेरे पास इतनी खूबसूरत बीवी होगी तो उससे प्यार करने का दिल तो करेगा ही ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जान तो खुद को इन सब के लिए रेडी रखो क्योंकि मैं अब तुम्हें एक भी रात या एक भी दिन छोड़ने वाला नहीं हूँ। सनम रहती है आपकी वजह से आज भी मेरा कॉलेज रह गया और आपको पता है
मुझे उसे तान्या को सजा देनी थी। अभिमन्यु कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन खुद को मुसीबत में कभी मत डालना। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे क्या अब ये तुम नहीं कर पा रही हो तो मुझे कॉल कर देना। सनम हाँ बोल देती है। फिर अभिमन्यु ऐसे उठकर खड़ा हो जाता है तो सनम रहती है तुम्हें शर्म नहीं है ना? बिल्कुल भी। अभिमन्यु कहता है अपनी बीवी से कैसी शर्म, और ऐसे ही सनम को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के 10 मिनट बाद ही वॉशरूम से फिर से सिसकियां की आवाज़ आने लगती है और उनका रोमांस 2 घंटे तक वॉशरूम में चलता है। फिर अभिमन्यु सनम को गोदी उठाकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठा देता है। सनम उसे देखकर अपना मुंह बना लेती है। तब मैंने मुस्कुराकर क्लोजेट में जाता है और वहां से कपड़े लाकर सिर्फ को पहना देता है या फिर खुद भी तैयार हो जाता है और फिर नीचे किसी को कॉल कर लंच मांगता है। फिर दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं तो सनम रहती है अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तो अभिमन्यु कहता है तुम्हारा घर तो यही है ना, मुझे मॉम दाद के पास जाना है। ओके चलो फिर हम भी चलते हैं, हमें तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ वही रहूंगा। सनम रहती है मैं नहीं चाहती अभी मम्मी पापा को हमारी शादी के बारे में पता चले या किसी और को खत मतलब सीक्रेट मैरिज रखती है तो सनम हाँ बोल देती है। फिर वह दोनों वहां से निकालकर मल्होत्रा मैंशन के लिए चले जाते हैं। जब दोनों मल्होत्रा मैंशन पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर एक फैमिली बैठी हुई थी और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी सनम और अभिमन्यु को देखकर श्री मल्होत्रा कहते हैं आ गई मेरी बेटी और मेरा दूसरा बेटा। सब लोग उधर देखने लगते हैं। तभी सनम की नज़र उसे लड़के पर जाती है तो सनम पहचान जाती है कि वही लड़का था जिसके साथ बाद में सनम की शादी होने वाली थी, क्योंकि सनम अभिमन्यु से शादी नहीं करना चाहती थी। सर से बातें करते हैं तभी मिस्टर बजाज मिस्टर मल्होत्रा से कहते हैं मैं अपने बेटे कार्तिक के लिए आपकी बेटी सनम का हाथ मांगने आया हूं। तो मिस्टर मल्होत्रा अभिमन्यु की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं देखिए मिस्टर बजाज, आप हमारे अच्छे बिजनेस रिलेटिव हैं, इसलिए मेरी बेटी सनम अभी बहुत छोटी है और हम अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, मैंने अपनी बेटी सनम के लिए लड़का पहले ही पसंद कर लिया है और वह दोनों रिलेशनशिप में भी हैं, इसलिए सॉरी मैं यह शादी नहीं मान सकता। मिस्टर बजाज को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वह जानते थे वह मल्होत्रा कितना निर्दय और बेदर्द है, वह उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं तो सनम अपने पापा के पास जाकर रहती है। तो आप समझ गए थे कि मुझे शादी नहीं करनी है? तो अरुण जी कहते हैं मैं मेरी बेटी की आंखें देखकर पहचान जाता हूं कि मेरी बेटी कब क्या चाहती है। तो सनम उनके गाल पर किस कर लेती और कहती है आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। तभी मैसेज मल्होत्रा रहती हैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। वह क्या? दादा दादी आने वाले हैं आज शाम की ट्रेन से। ये सुनकर सनम नॉवल की बात ध्यान आती है कि जब सनम के दादा दादी आए थे तो सनम ने उनके साथ कितनी बदतमीजी की थी और उसने क्रिश के खिलाफ बोलने पर अपने दादाजी को सीडीओ से धक्का मार दिया था और इसी के साथ उनकी डेथ हो गई थी। उसे दिन से सब लोग सनम से नफरत करने लगे थे और सबसे ज़्यादा नफरत उससे कोई करता था तो वह थी सनम की दादी और उसके पापा। सनम अपने मन में रहती है इस बार नहीं, इस बार मैं अपने दादा दादी को उतना ही प्यार दूंगी जितना मैं नॉवल की दुनिया से बाहर देती थी। तभी मैसेज मल्होत्रा रहती हैं अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। तभी सनम ऊपर कमरे में जाने लगती है। सीधी की सबसे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वह पीछे पलट कर देखती है और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से लड़ती हुई नीचे आती है। सनम को इस तरह गिरता हुआ देखकर अभिमन्यु मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा जोर से चिल्लाते हैं सनम। तब तक सनम सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है और उसका पूरा शरीर खून से लटपट हो जाता है। अचानक से अभिमन्यु उसे गोदी उठकर बाहर के लिए भागता है और लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। 30 मिनट बाद जब लोग बोल हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सनम को एडमिट कराया जाता है। सनम को एडमिट करने के बाद सब लोग बाहर बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं पेशेंट से आपका क्या रिलेशन है? तो अरुण जी कहते हैं वह मेरी बेटी है, आपको ये पेपर सेंड करने होंगे कि अगर आपकी बेटी को ऑपरेशन के वक्त कुछ भी हो जाता है तो उसकी गारंटी हॉस्पिटल की नहीं होगी। अरुण जी के हाथ लड़खड़ा आने लगते हैं। तभी अभिमन्यु पीछे से आकर उन्हें संभाल लेता है और कहता है नहीं पापा, साइन मैं करूँगा क्योंकि वह आपकी बेटी थी लेकिन अब वह मेरी बीवी है, शादी हो चुकी है हमारी। उसकी बातें सुनकर मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा अभिमन्यु के चेहरे को देखने लगते हैं तो वह हमें अपनी पाल के छक्का कर उन पेपर्स पर साइन करने लगता, उसे नर्स को दे देता है। ऑपरेशन चलते हुए 3 घंटे से ऊपर हो गया था लेकिन अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। वहीं जब उनको ये बात पता चलती है तो वह भी भागते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और उसके साथ नियति भी थी। जब वह लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो अभिमन्यु और अपने माँ पापा की ऐसी हालत देखकर ओम घबरा जाता है। फिर वह अभिमन्यु की तरफ देखा है जिसकी सफ़ेद शर्ट खून से भीगी हुई थी
बचाकर अभिमन्यु से कहता है, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अभिमन्यु कहता है, वह सीढ़ियों से गिर गई थी। कैसे गिरी है मैं नहीं जानता, क्योंकि हम लोग वहीं खड़े थे। अभिमन्यु, क्योंकि हम लोग वहीं खड़े थे। अभिमन्यु कहता है, ओम कहता है, ऐसे कैसे गुड़िया गिर गई? नीचे कुछ तो झूला इन सब में। फिर वह वहां के सीसीटीवी चेक करने लगता है तो वह देखता है वहां एक औरत ने सीढ़ियों पर तेल डाला हुआ था। उसे औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ओम समझ जाता है कि वह कौन थी जो नौकर के भेष में उनके मेंशन में आई थी। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब मैंने उनसे कहता है, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर आहूजा, हमने अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन मैसेज आहूजा कोमा में जा चुकी है। सनम के कोमा में जाने की बात सुनकर अभिमन्यु शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और वहीं बैठ जाता है। भाई, एक अस्पताल में एक लड़की को होश आता है। वह जब सामने हॉस्पिटल देखी है तो कहती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? फिर वह चारों तरफ देखती है तो उसे अपने पास अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया दिखाई देती है। जिया को देखकर सनम शॉक हो जाती है। फिर वह सामने शीशे में अपनी शक्ल देखी है तो कहती है, इसका मतलब मैं नॉवल से बाहर आ गई, मतलब मेरी फैमिली, मेरा अभिमन्यु सब वहीं रह गए, मैं फिर से अकेली हो गई। यही सब सोते हुए रोने लगती है तो जिया उसे चुप करते हुए कहती है, क्या हुआ रिया, क्यों रो रही है? तो रिया रहती है, तूने मुझे क्यों बचाया था? मर जाने दिया होता ना। तो जिया रहती है, ये तो कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है कि तुम मुश्किलों से और 6 महीने बाद तू कामा से बाहर आई है और तू चाहती हम तुझे करने देते? ऐसा तो नहीं हो सकता था, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे तेरे अंदर जीने की इच्छा कैसे मरने देती हैं? तू तो मेरा सब कुछ है। अब हम बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करें जहां हम दोनों एक दूसरे के। चैप्टर 12 ब्लैक ईगल टीम। एक अस्पताल में एक लड़की को होश आता है। वह जब सामने हॉस्पिटल देखी है तो कहती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? फिर वह चारों तरफ देखती है तो उसे अपने पास अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया दिखाई देती है। जिया को देखकर सनम शॉक हो जाती है। फिर वह सामने शीशे में अपनी शक्ल देखी है तो कहती है, इसका मतलब मैं नॉवल से बाहर आ गई, मतलब मेरी फैमिली, मेरा अभिमन्यु सब वहीं रह गए, मैं फिर से अकेली हो गई। यही सब सोते हुए रोने लगती है तो जिया उसे चुप करते हुए कहती है, क्या हुआ रिया, क्यों रो रही है? तो रिया रहती है, तूने मुझे क्यों बचाया था? मर जाने दिया होता ना। तो जिया रहती है, ये तो कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है कि तुम मुश्किलों से और 6 महीने बाद तू कामा से बाहर आई है और तू चाहती हम तुझे करने देते? ऐसा तो नहीं हो सकता था, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे तेरे अंदर जीने की इच्छा कैसे मरने देती हैं? तू तो मेरा सब कुछ है। अब हम बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करें जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तभी वह लड़की रहती है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अभिमन्यु के पास जाना है। और उसकी दोस्त उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सनम नहीं नहीं से दूर नहीं जाऊंगी कहते वो उठकर बैठ जाती है। जब उठकर बैठी है तो देखी है उसके सामने एक डॉक्टर की टीम खड़ी थी। बेचारों तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, हमेशा में इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर सनम डॉक्टर से कहती है, मैं कहाँ हूँ और मैं कौन, ये कौन सी जगह है? उसकी ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। फिर वह कहते हैं, मिस मल्होत्रा, अब आप ठीक हो तो प्लीज़ आप इतनी टेंशन मत लीजिए। लेकिन सनम टेंशन के मारे डॉक्टर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और पैनिक करने लगती है। जब डॉक्टर सनम को इतना पैनिक करते हुए देखते हैं तो वह जल्दी से बाहर जाते हैं और कहते हैं, मिश्रा आहूजा, मिस्टर मल्होत्रा पेशेंट वोट पहनी कर रही है और बार बार पूछ रही है कि उन्हें कुछ याद नहीं है। दोनों जब उसकी बातें सुनते हैं तो भागकर अंदर जाते हैं। अपने सामने अभिमन्यु को देखकर सनम रोने लगती है। जब अभी मैंने उसे सनम के पास जाता है तो सुनो मेनू की कमर में मुंह डालकर रोने लगती है और कहती है, मुझे आपसे दूर नहीं ज़्यादा अभिमन्यु, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। अब मैं उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और कोई बात नहीं है और मैं तो तुमसे कभी दूर जा ही नहीं सकता, तुम तो मेरी जान हो ना। अभिमन्यु के समझाने से सनम थोड़ी रिलैक्स होती है। फिर वह अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है तो अपने सामने ओम और अपने मम्मी पापा और नियति को देखकर उसकी आंखें एक बार फिर ना हो जाती है और फिर वह उनको गले लगाकर कहती है, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ओम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चे, और तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। सनम, मैं जानती हूँ भाई आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर बाई चांस कभी मैं आपसे दूर हो गई, क्या मैं कहीं चली गई तो क्या आप मुझे भूल जाओगे? सनम कितनी पागल वाली बातें सुनकर सब लोग गुस्सा करने लगते हैं तो सनम मासूम सा फेस बना लेती है।
फिर नियति सनम के पास आती है और कहती है तुम तो इतनी प्यारी हो, तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो तुम हमसे दूर क्यों जाओगी? फिर अभी तो तुम्हें अपने भाई की शादी में डांस करना है ना मुझे अपने घर में लाना है, हम दोनों दोस्त बनकर तुम्हारे इस खड़ूस भाई की बहन भी तो बजाएंगे ना। सनम अपने भाई की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है भाई भाभी तो अभी से मेरी टीम में हो गई है और आप अकेले रह गए हो। अभिमन्यु ओम के पास आता है और कहता है ओम तुम सबको लेकर घर जाओ, इसलिए 1 महीने से सब लोग परेशान थे। जब फाइनली सनम को होश आ गया है तो मामा पापा से बोलो वह जाकर रेस्ट करें। श्रीराज श्रीमती मल्होत्रा कहते हैं हम अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं उनके पास जाता है और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है पापा सनम ठीक है तो फिर मैं हूं ना उसके पास, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा? और पापा को आपकी बेटी होने के साथ साथ मेरी बीवी भी है और मैं उसका अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखूंगा। अभी आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी कैसे रिएक्ट करें आप जानते हैं ना। अरुण जी हमें से हिलाकर कहते हैं चलिए शीतल जी चलकर आराम करते हैं और बेटी के स्वागत की तैयारी करते हैं। अभिमन्यु नियति से कहता है नियति आप भी मम्मी पापा के साथ चाहिए और ओम को भी ले जाए, मैं डॉक्टर से सारे चेकअप कराकर जल्द से जल्द सनम को डिस्चार्ज कर घर लाता हूँ। उसकी बातें सुनकर नियति रहती है भाई सनम का ख्याल रखिएगा। और सब लोग वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद अभिमन्यु गेट लॉक करता है और सनम के पास आकर बैठ जाता है और कहता है पता है तुम कितनी लंबी नींद से जागी हो, पूरा 1 महीना। 1 महीने बाद में होश आया है, हम सब बहुत परेशान थे और सबसे ज़्यादा मम्मी और पापा। तुम्हें पता है सनम मैंने माँ बाप का प्यार तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन जितना भी देखा है माँ पापा से देखा है और उन दोनों की हालत देखकर सच में अंदर से टूट रहा था मैं। एक तो तुमसे दूर जाने का गम, ऊपर से माँ पापा की ऐसी हालत और ओम का खुद को यूँ खामोश कर लेना मुझे तोड़ रहा था अंदर से। सनम अभिमन्यु के चेहरे को पकड़कर कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और पास भी, और हम सब एक फैमिली बनकर रहेंगे। आज मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, मैं बिना वादे के ही तुम्हारा हर एक वादा निभाने के लिए तैयार हूँ। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर सनम मुस्कुराने लगती है और कहती है आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आप और मैं मल्होत्रा मैंशन में ही रहेंगे। मैं अपने माँ पापा भाई भाभी को छोड़कर नहीं जाना चाहती, और फिर आप भी तो वहाँ अकेले ही रहते हो ना, हम सब साथ में फैमिली बनकर क्यों नहीं रह सकते? अभिमन्यु सनम के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और अभिमन्यु प्यार से सनम के माथे को चूम लेता है। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं और सनम का चेकअप करने लगते हैं और अभिमन्यु से कहते हैं मिस्टर आहूजा इनकी कंडीशन पहले से बेटर है और अपने डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट इन्हें स्ट्रेस ना हो और कोई मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो और मुझे बिल्कुल फिट है। तो अब मैं न्यू डॉक्टर से कहता है ठीक है डॉक्टर, मेरा पिया बिहार के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा तो आप उसे पर सेंड कर देना। डॉक्टर हाँ करके रूम से बाहर चले जाते हैं और अभिमन्यु सनम के पास बैठ जाता है और सनम से कहता है तुम सीडीओ से कैसे गिरी थी? सनम रहती है मैं गिरी नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। आपका दिया गया था? किसने दिया था धक्का? वह हमारे घर की एक नौकरानी है, उसी ने धक्का दिया था मुझे, और जब मेरा पर वहां फिसलने लगा तो सीडीओ पर मैंने देखा वहां कुछ लिक्विड जैसा पड़ा था जिस पर से मेरा फेल फिसल गया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानते, लेकिन मैं उससे पूछना जरूर चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अभिमन्यु सनम को गले लगा लेता है और कहता है जरूर हम उससे बात करेंगे कि उसने तुम्हारी जान खतरे में क्यों डाली। सनम अभिमन्यु के चेहरे को अपने सामने कर उसे किस करने लगती है। सनम कैसे किस करने से अभिमन्यु भी मदहोश होने लगता है और उसकी किस्मत साथ देने लगता है। तकरीबन 10 मिनट बाद कोई बात वार्ड पर लॉक करता है, नॉक की आवाज़ सुनकर वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर अभिमन्यु सनम के बालों को कपड़ों को सही करता है और कमेंट कहता है। तभी अभिमन्यु का पीए अंदर आता है और कहता है सर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी स्टूडियो गई है, चलिए गाड़ी टी है। अभिमन्यु रिश्ते से सनम को अपनी गोदी उठा लेता है और गाड़ी में लेकर बैठ जाता है। तभी गाड़ी में शेरा को देखकर सनम बोलती है भाई आप यहाँ? सनम के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर तेरा उसकी तरफ देखा है और कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें खतरों से खेलने का इतना शौक है कि सीडीओ से नीचे कूद गई। सनम बोलती है मैं खुद ही नहीं थी भाई, किसी ने जानबूझकर मुझे स्त्रियों से धक्का दिया था, वरना मैं अपना इतना अच्छा फैमिली पति और सबको छोड़कर मैं क्यों सुसाइड करने लगी। उसकी बातें सुनकर शेर मुस्कुराने लगता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके मल्होत्रा मैंशन की तरफ चला जाता है। जब वह लोग मल्होत्रा मैंशन पहुंचते हैं तो वहां सब लोगों के स्वागत के लिए खड़े थे। मुझे नहीं पता था तुम्हें खतरों से खेलने का इतना शौक है,
की सीढ़ियों से नीचे कूद गई। सनम बोलती है, मैं खुद ही नहीं थी भाई, किसी ने जानबूझकर मुझे स्त्रियों से धक्का दिया था, वरना मैं अपना इतना अच्छा फैमिली पति और सब को छोड़कर मैं क्यों सुसाइड करने लगी। उसकी बातें सुनकर शेर मुस्कुराने लगता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके मल्होत्रा मैंशन की तरफ चला जाता है। जब वह लोग मल्होत्रा मैंशन पहुंचते हैं तो वहां सब लोगों के स्वागत के लिए खड़े थे। फिर अभिमन्यु आराम से सनम को गाड़ी से बाहर निकलता है और गेट पर ले जाकर खड़ा कर देता है। मैसेज मल्होत्रा सनम की आरती उतारती हैं। फिर उसकी नज़र उतरती है, फिर उसे अंदर लाने के लिए बोलते हैं। सनम रहती है, माँ ज़रा कांटा को बुलाए, तुम्हें कांटा से क्या काम है मॉम, प्लीज़ आप बुलाए, मैं आपके सामने उसे पूछूंगी तो आप सुन लेना। तभी शीतल जी एक सर्वेंट को इशारा करती हैं तो वह सर्वेंट जाकर कांटा को बुलाकर लाता है। कांटा कहाँ खड़े होकर कहती है, जी मैं आपने बुलाया तो सनम कांटा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, क्यों धक्का मारा था तुमने मुझे इस वीडियो से। सनम की बात सुनकर कांटा हड़बड़ा जाती है और कहती है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैं क्यों आपको धक्का मारूंगी। सनम उसके आगे पीछे घूमते हुए बोलती है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूं, जब तुम मुझे धक्का मारा था तो मैं घूंघट में से तुम्हारा चेहरा देख लिया था और फिर वह लिक्विड भी तुम ही ने सीढ़ियों पर डाला था, क्यों किया था वह बोलो, वरना मैं तुम्हारा वह हल करूंगी कि तुम अपनी सूरत भी आएंगे मैं पहचान नहीं पाओगी। कांटा सनम से दूर होते हुए बोलते हैं, आप कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वह सब मैंने किया था। कांता की बातें सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मतलब तुमने सनम को मारने की कोशिश की थी। लेकिन कांटा कुछ नहीं बोलता है। तभी सनम कांता के करीब आती है और उसके बालों को अपने मुट्ठी में भरकर रहती है, मैं तो वह कर सकती हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर लगातार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगती है और उसे जमीन पर धक्का मारकर शेर की तरफ इशारा करके कहती है, मैंने आपको जो बोला था वह लेकर आई। तभी शेर उसके हाथ में एक चाबी मिला कर देता है। सनम उसे चाहे को जमीन पर मरते हुए कहती है, बता दो किसके कहने पर यह सब कुछ किया था, वरना मैं तुम्हारा वह हल करूंगी कि तुम आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। लेकिन कांटा फिर भी कुछ नहीं बोलता है। तो सनम को गुस्सा आता है, वह चाबुक से कांटा को करने लगती है। सनम के चेहरे पर इतना गुस्सा और नफरत देखकर पूरी फैमिली वाले शौक हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि इस वक्त सनम गुस्से में पागल आई हुई थी। जो भी उससे कुछ कहता वह उसको भी नहीं बख्शती, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता है। कांटा को अधमरी हालत में पहुंचकर सनम चाबुक को नीचे फेंक देती है और उसके बालों को पकड़कर उसका फेस अपने सामने करते हुए कहती है, अब भी नहीं बताओगी तो। कांटा रहती है, मुझे ये सब कुछ मिस्टर रायचंद और तने आने बोला था क्योंकि वह आपसे बदला लेना चाहते थे कृष की मौत का, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कृष की मौत के पीछे आपका हाथ था और आपकी ही वजह से कृष की जान गई थी। उन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया था और मैं लालच में आकर वह काम करने के लिए तैयार हो गई। मैंने कई बार आपको करने की कोशिश की लेकिन आप हर बार पाँच जाती थी। सुनकर ओम और अभिमन्यु दोनों गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मिस्टर राजेंद्र। तभी अरुण जी बोलते हैं, ये कृष्ण की मौत का क्या चक्कर है, कोई मुझे कुछ बताया। अभिमन्यु अरुण जी के पास आता है और उन्हें सोफे पर बिठाकर उनके पास बैठ जाता है और कहता है, कृष्ण ने सनम को ड्रग्स दिए थे और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, जिसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करके आपकी पूरी प्रॉपर्टी हासिल कर सके। लेकिन सनम उसके रूप में जाने की बजाय उसे दिन मेरे रूम में आ गई थी और मुझे सब कुछ पता चल गया था। फिर मैं और ओम ने मिलकर उसे उसके किए की सज़ा दी थी, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन कोई मेरी गुड़िया पर नज़र उठाकर देखें, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑफिस सनम और कृष का कोई रिश्ता ही नहीं था, वह क्यों ज़बरदस्ती उसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। अरुण जी अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन तुम्हें अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर अपने दुश्मन को मारना है तो ऐसे मारो कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि उसे मारने वाला कौन था। अरुण जी की बातें सुनकर तो मेरा अभिमन्यु ने देखने लगते हैं तो अरुण जी कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है मैं कुछ जानता नहीं, और हाँ ब्लैक की गलती का कमांडो में हूँ तो मुझसे बेहतर तो तुम लोग भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्लैक ईगल टीम वही टीम है जिसमें तुम दोनों शामिल हो और मैं उसे टीम का लीडर हूँ। तो मैं तुम दोनों के हर एक मुँह को जानता हूँ, इसलिए मुझे कुछ छुपा नहीं है और मेरी बेटी पर उठने वाली नज़र को मैं खुद फोड़ दूंगा, ये याद रखना। वहां से अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं। अभी भी अभिमन्यु शौक में खड़े हुए थे, लेकिन नियति और शीतल जी को कुछ समझ नहीं आया था कि उन लोगों के बीच में क्या बातें चल रही है। वही सनम उनकी बातें सुनकर समझ चुकी थी कि उसने नवल में जो ब्लैक की गर्ल टीम के लीडर के बारे में मिस्टीरियस बातें पढ़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के डेट थे, कि वह खुद से अपने डेट के पीछे जाती है। हेलो दोस्तों, तो आपको क्या लगता है अभिमन्यु और ओम क्या करेंगे राजेंद्र रायचंद के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं।
दिल एक और देकर और कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए। चैप्टर 13 सनम का बेहोश होना। लेकिन तुम्हें अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर अपने दुश्मन को मारना है तो ऐसे मारो कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि उसे मारने वाला कौन था। अरुण जी की बातें सुनकर तो मेरा अभिमन्यु ने देखने लगते हैं तो अरुण जी कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है मैं कुछ जानता नहीं? और हाँ, ब्लैक की गलती कमांडो में हूँ तो मुझसे बेहतर तो तुम लोग भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्लैक ईगल टीम वही टीम है जिसमें तुम दोनों शामिल हो और मैं उससे टीम का लीडर हूँ, तो मैं तुम दोनों के हर एक मुंह को जानता हूँ, इसलिए मुझे कुछ छुपा नहीं है और मेरी बेटी पर उठने वाली नज़र को मैं खुद फोड़ दूंगा। फायर फायर फायर। ये याद रखना। वहां से अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं। अभी भी अभिमन्यु शौक में खड़े हुए थे, लेकिन नियति और शीतल जी को कुछ समझ नहीं आया था कि उन लोगों के बीच में क्या बातें चल रही है। वही सनम उनकी बातें सुनकर समझ चुकी थी कि उसने नॉवल में जो ब्लैक ईगल की टीम के लीडर के बारे में मिस्टीरियस बातें पढ़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के डेड थे, कि वह खुद से अपने डैड है, फिर उनके पीछे जाती है। सनम अपने पापा के कमरे में पहुंचती है और कहती है, पापा आपसे कुछ बात करनी है। तो अरुण जी बोलते हैं, हाँ बोलो क्या बात करनी है मेरी बेटी को। सनम उनके पास बैठ जाती है और बोलती है, पापा आपने ब्लैक ईगल टीम कब ज्वाइन किया था और आप इतनी खतरनाक टीम के लीडर कैसे बने? अरुण जी सनम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें डर लग रहा है? तुम मेरी बेटी ओम की बहन और अभिमन्यु की बीवी होकर कैसे डर सकती हो? और हाँ, ब्लैक ईगल टीम को मैंने खुद बनाया था, मैं उससे टीम का पहला मेंबर था। इस शहर में हो रही उन सारी वारदातों को रोकने के लिए मुझे ब्लैक ईगल टीम को खड़ा करना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसमें मेंबर बढ़ते गए और मेंबर वही लोग थे जो किसी न किसी से प्रताड़ित थे। सनम, लेकिन भाई और अभिमन्यु इस टीम में कैसे पहुंचे और आपने उन दोनों को ये टीम क्यों ज्वाइन करने दी? क्योंकि वह दोनों भले ही आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आप उन दोनों के बारे में सब कुछ जानते थे। अरुण जी, हाँ मैं उन दोनों के बारे में सब कुछ जानता था और मेरी वजह से वह टीम में शामिल हुए थे, क्योंकि मैं इस टीम को एक नया लीडर देना चाहता था और वह लीडर अभिमन्यु और ओम में से कोई एक हो सकता था। मैं ये देखना चाहता था इन दोनों में से एक काबिल कौन है जो इस टीम का लीडर बन सकता है और आगे जाकर उन लड़कियों और औरतों की मदद कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही मेरी परीक्षा पर हमेशा खरे उतरे, इसलिए मैं इन दोनों को ही इस टीम का लीडर बनना चाहता हूँ। सनम, पापा क्या मैं ये टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? क्योंकि मैं भी यह सब काम करना चाहती हूँ। क्या आप अपनी टीम का एक मेंबर मुझे भी बनाएंगे? क्योंकि एक औरत से ज़्यादा एक औरत की तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। अरुण जी सनम की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की पहले कभी ढंग से किसी से बात नहीं करती थी, आज में लड़की उनकी टीम ज्वाइन करने की बात कर रही थी। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर वह गौर से सनम को देखते हैं और बोलते हैं, मेरी यह मासूम सी बेटी इतना बदल गई। सनम अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, इसके पापा इतनी अच्छी हूँ, जिसका भाई जिसका पति ऐसा हो उसे लड़की को उनके बराबर में तो आना चाहिए ना। मेरे पीछे तीन तीन लोग हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ कि कभी बाई चांस में किसी ऐसी हालत में फंस गई जहाँ आप लोग ना पहुँच पाए तो मैं खुद को प्रोटेक्ट तो कर ही सकती हूँ ना पापा। अरुण जी, यह बात तो सही है। अच्छा चलो हम लोग बाहर चलते हैं, वरना वह चारों लोग इतना परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं हम दोनों में रूम में बैठकर क्या बातें कर रहे हैं, और उनसे निकालकर बाहर आ जाते हैं। जाबे बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं चारों लोग कमरे से बाहर ही खड़े हुए थे। अरुण जी अपनी आंखें निकालकर उन लोगों को देखते हैं, वह एक एक करके वहां से अचानक से भाग जाते हैं। उन्हें इस तरीके से जाते हुए देखकर सनम और अरुण जी हंसने लगते हैं। उधर डाइनिंग टेबल पर सब लोग इकट्ठे हो चुके थे और डिनर करने जा रहे थे। तभी वहां पर एक लड़की आती है, शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट हेयर, भर भर के मेकअप। उसे लड़की को देखकर वह मर अभिमन्यु का मुंह बन जाता है। वहीं नियति और सनम अजीब नज़रों से देख रही थी। तभी वह लड़की आकर अरुण जी के गले लग जाती है और बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया चाचा जी। उसके मुंह से चाचा जी सुनकर सनम के दिमाग में नॉवल की बातें आने लगती हैं। ये लड़की अरुण जी के साथ उसके घर में ही रहने लगी थी और फिर वह धीरे धीरे करके घर के सारे मेंबर्स को स्लो पॉइजन देने लगी थी, जिससे एक दिन अरुण जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। यही याद आते ही सनम की मुठियां काश जाती हैं और वह लड़की को गुस्से और नफरत से घूमने लगती है। का केस लगाया था और मेरे डैड को पॉइजन देकर मार डाला था, फिर मेरे भाई भाभी और माँ को इस घर से निकाल कर खुद यहाँ की मालकिन बन बैठी थी और मजबूरी में ही अभिमन्यु को इससे शादी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं इस लड़की को हमारी जिंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी मेरा कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा जरूर कुछ करूंगी जिससे डेट इस लड़की को खुद इस घर से बाहर फेंक दें।
अरुण जी उसे लड़की को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं किया बेटा तुम कब आई। किया अरुण जी के बड़े भाई की बेटी थी, बहुत ही घमंडी और बिगड़े लड़की थी। अब इसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ गई थी और उसी को पाने का सपना लेकर वह आज यहाँ आई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अभिमन्यु ज़्यादातर यही रहता है। तभी किया अरुण जी की तरफ देखकर बोलती है चाचा जी अब मैं यही रहूँगी और मैंने सनम की कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और मैं यहाँ से सनम की शादी कॉलेज जाया करूँगी। किया की बातें सुनकर अभिमन्यु और ओम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं जानते थे अरुण जी किया से कितना प्यार करते हैं। और वही शीतल जी भी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि अरुण जी के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। इस लड़की के मामले में वही किया जानबूझकर अभिमन्यु के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है और जानबूझकर उसे टच होने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर सनम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह वहां जाकर रहती है। किया दीदी आप यहां से उठी है क्योंकि यह जगह मेरी है और मैं बैठूंगी। क्या बोलते हैं तुम तो नफरत करती हो ना अभिमन्यु से, अब तुम अभिमन्यु के पास बैठकर क्या करोगी। किया की बातें सुनकर सनम को बहुत गुस्सा आता है और वहां से अपना फोन फेंक कर जमीन में मरती है। उसको इतना गुस्सा करते हुए देखकर अरुण जी वह उम्र अभिमन्यु तीनों हैरान रह जाते हैं। वहीं नियति और शीतल जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह पैनिक करते हुए अपना सर पकड़ लेती है और नीचे गिर जाती है। सनम के नीचे गिरते ही सब लोग भागकर उसके पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनम अपनी आंखें नहीं बोलता है। तो अभिमन्यु उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है और बेड पर लेटकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठाती है। तभी ओम डॉक्टर को कॉल करता है। अरुण जी, शीतल की नियति, ओम, अभिमन्यु सब लोग परेशान थे, लेकिन किया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो चुपचाप से खाते हुए वहीं खड़ी थी। तभी वहां डॉक्टर आते हैं तो अरुण जी बोलते हैं डॉक्टर मेरी बेटी को चेक करो, उसे क्या हुआ है। डॉक्टर सबको बाहर करके सनम को चेक करने लगते हैं। शक्तिमान 1 घंटे बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और अरुण जी की तरफ देखकर कहते हैं देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको पहले बोला था कि आपकी बेटी की याददाश्त जा चुकी है और उसे उसकी याददाश्त वापस आने के लिए आप लोग जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन आज किसी मेंबर को या किसी ऐसी चीज़ को देखकर वह अपनी पुरानी जिंदगी में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत इफेक्ट हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि इस बार वह कोमा में जाकर कभी वापस ना आए। डॉक्टर की बातें सुनकर अरुण जी, ओम, शीतल, नियति, अभिमन्यु सब शॉक हो जाते हैं। तभी ओम कहता है अभी तक तो गुड़िया बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसकी आपको देखकर उसकी ऐसी हालत हो गई। क्या तुमने उसके साथ ऐसा कुछ किया तो नहीं था जिसकी वजह से उसके दिमाग पर इतना इफेक्ट हुआ है कि तुम्हें देखकर उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आने की कोशिश हो रही है। किया भाई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया है और ये लड़की तो पहले से डरपोक और पागल है, आप जानते हो इसके बारे में, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। तभी अभिमन्यु जोर से चिल्लाता और बोलता है अपने मुंह से एक लव और मेरी सनम के बारे में मत निकलना, वरना मैं तुम्हें यही के ही चिंता कर दूंगा और इस बार अंकल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु अरुण जी की तरफ देखा है और बोलता है अंकल, जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी तब तक मैं और सनम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं सनम को लेकर अपने मन समझा रहा हूँ, जब उसे होश आ जाएगा तो वही होगी ना, वह इस लड़की का चेहरा देखेगी और नहीं उसे पूर्ण कुछ भी याद आएगी। आप भूल सकते हो अंकल पिछली बात को, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि सनम के एक्सीडेंट के पीछे इसी लड़की का हाथ था। आपने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं और ओम जानते हैं कि मेरी सनम को करने के पीछे इसका ही हाथ था। वह तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई। अभिमन्यु की बात सुनकर ओम जी को बहुत बुरा लगता है कि उनके रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में आज उनकी बेटी इस हालत में पहुंच गई है। तभी अरुण जी शीतल जी की तरफ देखते हैं। हम बोलते हैं शीतल, आज रात किया कोई यहीं रुकने दो और कल होते ही किया को वापस भेज देना, या किया इस शहर में कहीं भी रहे लेकिन मेरे घर में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं मेरी बेटी को और तकलीफ में नहीं देख सकता। नियति बेटा, तुम ही जो अपने कमरे में आराम करो जाकर। ओम जो नियति को उसका कमरा दिखा दो और उनकी सबको वहां से भेज देते हैं। फिर वह सनम के पास जाकर बैठते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता था बच्चे, मेरा एक गलत फैसला तुझे हालत में पहुंचा देगा, लेकिन अब नहीं, अब वही हो गया जो तुम चाहती हो। तुम नहीं चाहती कि या इस घर में रहे तो नहीं रहेगी। फिर उसके माथे को चुनकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। नहीं, दूसरी तरफ किया गुस्से में कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी, क्योंकि उसका प्लान उसे फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था जो उसने अभिमन्यु को लेकर बनाया था। और इस सारे प्रॉपर्टी को वह फिर अपने पापा को कॉल कर दिया और कहती है पापा, यहाँ सब कुछ खराब हो गया है, पता नहीं मुझे देखकर उसे सनम को क्या हो गया था जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई, और डॉक्टर ने पता नहीं चाचा जी को ऐसा क्या बोला कि वह मुझे यहाँ से भेजने के बारे में कह रहे हैं। उधर से किया के पापा कुछ बोलते हैं, उसके बाद किया रहती
है पापा, मैं सब कुछ करके देख लिया लेकिन चाचा जी करने को तैयार ही नहीं है। फिर उधर से कुछ कहा जाता है, उससे सुनकर किया रहती है ठीक है कल सुबह सब करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे हर हाल में इस घर में रहना है, और कॉल कट कर देती है। फिर शीशे में खुद को देखते हुए बोलती है आज की रात तो है मेरे पास अभिमन्यु को अपना बनाने के लिए। जो काम मैं बाद में करने वाली थी वह काम मैं आज करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अभिमन्यु को अपना बना लूंगी। और अपने बाल झक देती है और कमरे से निकालकर अभिमन्यु के कमरे की तरफ चली जाती है कि अभिमन्यु के कमरे में जाकर देखते हैं अभिमन्यु अपने कमरे में नहीं था। वह वॉशरूम बालकनी सब जगह चेक करती है लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तब वह एक सर्वेंट को रोक पूछता है तो सर्वेंट कहता है अभिमन्यु कर तो अपने मेंशन वापस चले गए। सर्वेंट की बात सुनकर कि आपको बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है यह अभिमन्यु जरूर सबसे ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, और फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सनम के कमरे में अभिमन्यु सनम के पास बैठा हुआ था और सनम के माथे को चूमकर कहता है इस लड़की की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है ना, इसको मैं ना रखना दिखाई ना तो मेरा भी नाम अभिमन्यु आहूजा नहीं। और उसका माथा चूम लेता है। तभी दो कोमल से हाथ उसकी गर्दन में लिप जाते हैं और उसके होठों को चूमने लगते हैं। होठों को चूमते चामते में उसके होठों को बीते कर लेती है और उठकर बैठ जाती है। अभिमन्यु सनम को देखकर कहता है तुम्हें होश आ गया। सनम मैं बेहोशी कब थी, मैंने ये सब कुछ नाटक किया था क्योंकि मैं उसे लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती थी। अगर मैं वैसे कुछ कहती तो पापा कभी नहीं मानते, इसलिए डॉक्टर को भी पता लिया। अभिमन्यु सनम को गले लगा लेता है और बोलता है सब लोग बहुत डर गए थे, पागल लड़की, ऐसा कुछ किया था तो बता देती, अरे बता देती तो पता चल जाता ना। वैसे क्या बात है, आपकी नज़र बहुत उसे लड़की के ऊपर थी। अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलती है। अभिमन्यु सनम के माथे पर टैप करके बोलता है तुम्हें इस वक्त नींद की सख्त ज़रूरत है, जो तुम फालतू की बकवास है सो रही हो। तभी कोई एकदम से गेट खोलकर अंदर आता है जिसे देखकर अभिमन्यु और सनम दोनों शॉक हो जाते हैं। चैप्टर 14 न्यू एंट्री। सनम के कमरे में अभिमन्यु सनम के पास बैठा हुआ था और सनम के माथे को चूमकर कहता है इस लड़की की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है ना, इसको मैं ना रखना दिखाई ना तो मेरा भी नाम अभिमन्यु आहूजा नहीं। और उसका माथा चूम लेता है। तभी दो कोमल से हाथ उसकी गर्दन में लिप जाते हैं और उसके होठों को चूमने लगते हैं। होठों को चूमते चामते में उसके होठों को बीते कर लेती है और उठकर बैठ जाती है। अभिमन्यु सनम को देखकर कहता है तुम्हें होश आ गया। सनम मैं बेहोशी कब थी, मैंने ये सब कुछ नाटक किया था क्योंकि मैं उसे लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती थी। अगर मैं वैसे कुछ कहती तो पापा कभी नहीं मानते, इसलिए डॉक्टर को भी पता लिया। अभिमन्यु सनम को गले लगा लेता है और बोलता है सब लोग बहुत डर गए थे, पागल लड़की, ऐसा कुछ किया था तो बता देती, अरे बता देती तो पता चल जाता ना। वैसे क्या बात है, आपकी नज़र बहुत उसे लड़की के ऊपर थी। अभिमन्यु की तरफ देखकर बोलती है। अभिमन्यु सनम के माथे पर टैप करके बोलता है तुम्हें इस वक्त नींद की सख्त ज़रूरत है, जो तुम फालतू की बकवास है सो रही हो। तभी कोई एकदम से गेट खोलकर अंदर आता है जिसे देखकर अभिमन्यु और सनम दोनों शॉक हो जाते हैं और गेट की तरफ देखने लगते हैं। तभी ओम और नियति बोलते हैं मैं तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तुम्हें कोई चक्कर वकार नहीं आया है और ना ही तुम बेहोश हुई हो। तो मेरी और तुम्हारी हर एक तरफ से मैं बहुत अच्छे से बाकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये नाटक कर क्यों रही हो। लेकिन आप समझ आया कि तुम ये क्यों कर रही थी। सनम मैं क्या करती भाई, उसे चुड़ैल को देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और आपको पता है वह हमेशा ऐसा ही करती है, वह हमेशा पापा की नज़रों में मुझे गिरती है, आपको गिरती है और खुद की इज्जत बढ़ती है। बोलता है ज़्यादा गुस्सा नहीं करते बच्चे। सनम ओम का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे सब कुछ याद आ चुका है भाई, कि उसने हम लोगों के साथ क्या क्या किया था और बचपन से वह क्या क्या करती आई है। मैं ऐसे ही यह सब नहीं कर रही, मैं उसे घर में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना होगा क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपने पापा को हो नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हो तो नहीं देना चाहते हो तो जा सकते हो। सिया की सारी बातें सुनने के बाद कौन बोलता है मैं शाम को ही समझ गया था कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, क्योंकि तुम किया को देखकर जिस तरह से गुस्सा कर रही थी, लेकिन मैं चाहता था तुम ये खुद मुझे अपने मुंह से बताओ, इसलिए कुछ नहीं। और सनम को अपने गले लगा देता है। नियति उसके बालों को सहलाते हुए सनम को पीछे से गले लगा लेती है। अभिमन्यु भी आ जाता है। वह चारों एक दूसरे को ग्रुप हम कर लेते हैं क्योंकि वह चुड़ैल किया फिर से आज जाएगी कोई नया ड्रामा लेकर। अभिमन्यु के मुंह से किया के लिए चुड़ैल सुनकर सनम जोर जोर से हंसने लगती है और जिस तरह कैसे मुस्कुराते हुए देखकर वह तीनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर नियति और ओम सनम का माथा चुनकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। अभिमन्यु कमरे का गेट लॉक करके सनम के पास आकर लेट जाता है और उसका सर अपने सीने पर रख लेता है और कहता है जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं कर रही।
सनम अपना उसके सीन पर रख कर बोलता है, नहीं मुझे तो मोहब्बत हो गई है अब आप मेरे पति हो, पर अपने पति से मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ, एक काम कर सकती हूँ। अभिमन्यु के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमना लगती है और अभिमन्यु की उसे प्रैक्टिस करने लगता है। दोनों को कोई खुशी नहीं रहता है कि वह दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे के मुंह में अपनी जबान डाल देते हैं और उसे खेलने लगते हैं। फिर अभिमन्यु अपना चेहरा सनम के चेहरे से दूर करता है और उसे देखने लगता है और बोलता है, इससे आगे बढ़ाने की इजाज़त है। तो सनम अपनी पलकों चिपक देती है। उसके बाद अभिमन्यु लाइट ऑफ कर देता है और अपनी सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है और सनम के भी सारे कपड़े निकाल कर बेड के नीचे डाल देता है। हम दोनों के कपड़े बैठकर चारों तरफ दिखाने पड़े थे और दोनों अपने प्यार की दुनिया में कहीं खो गए थे। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। पूरी रात को दोनों एक दूसरे से इसी तरह प्यार करते रहते हैं और एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। सुबह के 6 बजे जाकर अभिमन्यु सनम को छोड़ देता है और सनम के पीठ को सहलाने लगता है। फिर वहां से उठकर अपनी पेंट पहनता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम से नहा के बाहर आता है तो देखा है कि अभी भी सनम सोई हुई थी। वह सनम को अच्छे से उसकी एड्रेस बना देता है और पूरे रूम को साफ कर देता है, जिससे कोई अगर रूम में आए तो उन्हें पता ना चले कि रात को रूम में क्या हुआ था। सब करने के बाद वह बालकनी से नीचे उतरकर गार्डन में चला जाता है और वहां से अंदर आता है। जब वे हाल में पहुंचता है तो मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा, नियति, ओम और किया सब लोग हाल में बैठे हुए थे। अभिमन्यु जाकर मल्होत्रा के पैर छूता है। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। वह दोनों भी से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी किया कर एकदम से अभिमन्यु के गले लग जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। अभिमन्यु एकदम से किया को खुद से दूर झटक देता है। 1000 बार बोल चुका हूँ मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि तुम ओम की बहन हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे चपाती करोगी और एक बार मेरी शादी हो चुकी है तो दूर रहना मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। और वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अभिमन्यु की शादी वाली बात सुनकर किया शौक हो जाती है। फिर कहती है, सनम को देखकर तो नहीं लगता कि उसकी शादी हुई है, इसका मतलब अभिमन्यु ने किसी और से शादी की है, पर किसे पता करना पड़ेगा। फिर वह मिस्टर मल्होत्रा के पास जाती है और कहती है, चाचू अभिमन्यु ने किससे शादी की है। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, उसका कोई दोस्त है, उसकी बहन से शादी की है। हम भी नहीं जानते कि वह लड़की कौन है क्योंकि अभिमन्यु ने कभी हमें उसे मिलाया नहीं और हमने भी कभी कोशिश नहीं, क्योंकि हम पहले उसकी शादी सनम से करना चाहते थे, लेकिन सनम के मना करने के बाद फिर अभिमन्यु ने किससे शादी की हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अपने मन में रहती है। इसका मतलब अभिमन्यु में सनम को भूलकर किसी और के साथ शादी कर ली। चलो अच्छा है, कम से कम अगर अभिमन्यु मेरा नहीं हुआ तो इस सनम का भी नहीं हुआ। अपने कमरे की तरफ चली जाती है, सारी अपडेट देता है, फिर कॉल कट करके नीचे हॉल में आ जाती है। जब सनम नीचे आ रही होती है तो वह देखी है किया उसके पापा के पास बैठी थी और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह वहीं से चिल्लाती है, पापा मैं आपको बोला था ना ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। फिर अभी तक यहाँ क्या कर रही है। सनम को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर अरुण जी चौक हो जाते हैं। वह भागकर सनम के पास पहुँचते हैं। जब सनम को पकड़ते हैं तो सनम उनसे 2 कदम पीछे हट जाती है और बोलती है, मैंने आपको बोला था ना ये लड़की से, फिर भी अपने इस घर से नहीं भेजा तो ठीक है, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ, रही आप इसी के साथ। और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। ओम और अरुण जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकती, वह पैदल रोड पर निकल जाती है। सब लोग से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। वहां से निकलकर अपनी कॉलेज के लिए चली जाती है। जगह कॉलेज पहुंचती है तो आज कॉलेज में रोज से ज़्यादा भीड़ थी और वह ग्राउंड में खड़े होकर किसी को देख रहे थे। वह बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वही स्टेज पर खड़ा हुआ एक लड़का सनम की हरकत को नोटिस कर लेता है और अपने बगल में खड़ी हुई लड़के से बोलता है, ये पूरा कॉलेज हमें देखने के लिए इतना पागल है, लेकिन उसे ड्यूटी को देखा जो हमें अनदेखा करके चली गई। उसके साथ वाला लड़का भी सनम को देखने लगता है और सनम का इस तरह से जाना उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह उसके साथ नॉर्मल बीएफ कर रही थी। अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। उनकी भी वही क्लास थी जो सनम की थी। जब वह 5 क्लास में पहुंचते हैं तो लड़कियों ने अपने साइड में एक एक लोग की जगह छोड़ रखी थी, लेकिन वह लोग उनके पास में बैठकर सबसे लास्ट एक सीट कम होती है, इसीलिए वह लड़का सनम के साइड में आकर बैठ जाता है। सनम से एक नज़र देखी है और वापस अपनी किताब में देखने लगती है। उसे लड़के को सनम की यह बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और उन 5 का इंट्रोडक्शन देते हैं।
ये लोग हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन आए हैं, इन्होंने मिट्टी के बीच में एडमिशन लिया है, इसलिए आप लोगों का फ़र्ज बनता है इनका पीछे का कोर्स कंप्लीट करने का, और किसी रीजन की वजह से यह अभी कॉलेज ज्वाइन कर पाए हैं और आप सब लोगों को ये जानकर खुशी होगी तबीयत दिल्ली कॉलेज आया करेंगे। समर्थ इस ग्रुप का लीडर था। ये ग्रुप एक म्यूजिक ग्रुप था जो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा था। इस ग्रुप को हर कोई जानता था और हर कोई इसके हर एक मेंबर को पहचानता था। समर्थ इस ग्रुप का लीडर था। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, भूरे बाल, वह बहुत हैंडसम था लेकिन हमारे अभिमन्यु से कम। रोनित इस ग्रुप का सेकंड मेंबर था और जो बहुत अच्छा डांसर था। अभय अब बहुत अच्छा पियानो बजाता था और बाहर एक म्यूजिक में पियानो ही बजाता था। आदित्य इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर था और बहुत ही फ्लर्टी टाइप का लड़का था। उसे हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद था लेकिन वह एक हफ्ते से ज़्यादा किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं रखता था। अमायरा इस ग्रुप की एकमात्र लड़की थी जो इस ग्रुप में थी। हमारा समर्थ की बहन थी और अभय की गर्लफ्रेंड। इन पांचों का ग्रुप पूरे वर्ल्ड में फेमस था और यह पांच एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ झेलकर इस ग्रुप को बनाया था। वहीं अमायरा अभय के कान में बोलती है कि समर्थ भाई को क्या हुआ है, आज वह भी किसी लड़की के पास बैठे हैं, जाकर थोड़ा अजीब नहीं है ना? और देखो एक तक उसे अच्छी ही जा रहे हैं। अगर कहता है तुम अपने दिमाग के घोड़े बंद करो, यहाँ जगह नहीं है, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ भाई को कुछ भी करना पड़ता लेकिन वह अकेले ही बैठे। अगर कोई लड़की के पास जाकर बैठे हैं ना, जरूर कोई बात है। अमायरा की बात सुनकर वह तीनों लोग भी उन दोनों को देखने लगते हैं। वही सनम आप इरिटेट हो चुकी थी समर्थ इस तरह देखने से। वह उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या प्रॉब्लम है, क्यों घूम रहे हो इतनी देर से? समर्थ कहता है पूरी क्लास में सिर्फ तुम हो, जैसे हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सनम समर्थ की तरफ देखती है और बोलती है तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो क्या जो मैं तुम्हें देखूं और तुम पर अपना टाइम वेस्ट करूं? चुपचाप से क्लास पर ध्यान दो, मेरे को पर नहीं, और लेक्चर पर ध्यान देने लगती है। समर्थ सनम की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। पीछे बैठे चारों लोग उन दोनों की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि यह पहली बार था जब कोई समर्थ से इस तरीके से बात कर रहा था और समर्थ उसकी बातों का हंसकर जवाब दे रहा था। वही रोनित हमारा से बोलता है तेरे भाई को थोड़े थोड़े पड़े हैं क्या जो आज यह ऐसी भी कर रहा है? हमारा अपने कंधे उसका देती है। तभी कोई क्लास में इंटर करता है जिसे देखकर सनम शॉक हो जाती है और सीट पर से खड़ी हो जाती है। चैप्टर 15 किया की बेइज्जती। अमायरा की बात सुनकर वह तीनों लोग भी उन दोनों को देखने लगते हैं। वही सनम आप इरिटेट हो चुकी थी समर्थ इस तरह देखने से। वह उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्या प्रॉब्लम है, क्यों घूम रहे हो इतनी देर से? समर्थ कहता है पूरी क्लास में सिर्फ तुम हो, जैसे हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सनम समर्थ की तरफ देखती है और बोलती है तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो क्या जो मैं तुम्हें देखूं और तुम पर अपना टाइम वेस्ट करूं? चुपचाप से क्लास पर ध्यान दो, मेरे को पर नहीं, और लेक्चर पर ध्यान देने लगती है। समर्थ सनम की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। पीछे बैठे चारों लोग उन दोनों की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि यह पहली बार था जब कोई समर्थ से इस तरीके से बात कर रहा था और समर्थ उसकी बातों का हंसकर जवाब दे रहा था। वही रोनित हमारा से बोलता है तेरे भाई को थोड़े थोड़े पड़े हैं क्या जो आज यह ऐसी भी कर रहा है? हमारा अपने कंधे उसका देती है। तभी कोई क्लास में इंटर करता है जिसे देखकर सनम शॉक हो जाती है और सीट पर से खड़ी हो जाती है। प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं हेलो स्टूडेंट, आज मैंने इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर अरुण मल्होत्रा को एक स्पेशल लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया है जो आपकी स्टडीज़ पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपका ये क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। सारी क्लास के बच्चे खड़े होकर मिस्टर मल्होत्रा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। मिस्टर मल्होत्रा खड़े होते हैं और बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं सनम अभी भी शॉक होकर अपने पापा को देख रही थी जो पढ़ने में कंसंट्रेट कर रहे थे। वहीं उनकी तिरछी नजरें सनम के बगल में बैठे समर्थ पर थी जो बार बार सनम को कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था और सनम इरिटेट हो रही थी। तभी अचानक से समर्थ सनम के कंधे पर हाथ रख देता है तो मिस्टर अरुण की मुखिया का जाती हैं और वह जोर से चिल्लाते हैं। सारे बच्चे उनकी तरफ देखने लगता है। वह समर्थ से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्लास है तुम लोगों की कैंटीन नहीं जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ यह उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। तभी सनम खड़ी होती है और बोलती है 1.5 महीना कुछ नहीं किया है, ये जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा था। सनम के मुंह से दादा सुनकर पूरी क्लास के बच्चे शॉक होकर सनम को देखने लगते हैं। तभी अरुण जी कहते हैं मैं तुम्हारा पापा घर पर हूं, अभी तुम मेरी एक स्टूडेंट हो जिसको मैं लेक्चर देने आया हूं, इसलिए इस बारे में मैं तुमसे घर पर बात करूंगा और तुम मिस्टर दूर रहो मेरी बेटी से, वरना तुम जानते नहीं हो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा।
सारी क्लास को पता चल चुका था कि सनम सच में मिस्टर अरुण मल्होत्रा की बेटी और को मल्होत्रा की बहन है। समर्थ खुद शॉक था सनम की आइडेंटिटी जानकर। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है और 2 घंटे कब बीते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। फिर जब अरुण जी की क्लास खत्म होती है तो सारे बच्चे क्लास से बाहर जाने लगते हैं। अरुण जी सनम के पास आते हैं और सनम का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर चले जाते हैं। वहीं सारे बच्चे शॉक होकर उन्हें दोनों को देख रहे थे। तभी अभय समर्थ के कान में कहता है, तूने तो आती है अपने ससुर जी से पंगा ले लिया, अब तो तुझे ससुर जी को मनाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब की बात सुनकर समर्थ घुरकर उन चारों की तरफ देखा है और वे चारों अपनी नज़रें इधर उधर कर लेते हैं। तभी समर्थ बाहर की तरफ चला जाता है और फिर वह चारों लोग भी उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। अरुण जी सनम को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, बच्चे मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं क्या करूँ बेटा, मैं उसे इस तरीके से घर से जाने के लिए नहीं बोल सकता। तो ठीक है ना डैड, जब तक वह घर में रहती है मैं नहीं जाऊँगी और मैं मल्होत्रा मेंशन तब तक नहीं जाऊँगी, तब तक वह लड़की उसे घर में है। आज आपको फैसला करना होगा पापा, आप क्या कोर्स घर में रखना चाहते हो या अपनी बेटी को, और गाड़ी से निकाल कर बाहर आ जाती है। अरुण जी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं मानती, एक कैब बुक करके चली जाती है। अरुण जी को समझ ही नहीं आ रहा था वह सनम को कैसे मनाए, लेकिन अब उन्हें फैसला करना होगा क्योंकि वह किसी भी हालत में अपनी गुड़िया को नहीं खोल सकते थे और वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। वही सनम की कैब अभिमन्यु के घर के बाहर आकर रुकती है और सनम को देखकर जल्दी से घाट गेट खोलकर उसे इवनिंग विश करता है। सनम भी उसकी इवनिंग का जन्म देते और सनम को देखकर जल्दी से घाट गेट खोलकर उसे इवनिंग विश करता है। सनम भी उसकी इवनिंग का जवाब देते हुए अंदर चली जाती है। जब वह हॉल में पहुंचती है तो देखते हैं सारे सर्वेंट कम कर रहे थे, बजाकर सोफे पर बैठ जाती है। एक सर में पानी लेकर आता है और सनम को देता है। सनम वह पानी लेकर उससे पूछता है, और कैसी है सुरभि। सुरभि को अभिमन्यु ने सनम के लिए रखा था उसे दिन, क्योंकि अब सनम इस घर में आती जाती रहेगी इसलिए एक लेडीज सर्वेंट का होना घर में जरूरी था। सुरभि एक 18 साल की लड़की थी जो एक अनाथ थी और उसे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए जॉब की जरूरत थी, इसलिए अभिमन्यु ने उसे यहाँ रख दिया था। सारे मेल सर्वेंट को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी सभी के आसपास दिखाई नहीं देगा, अगर उसे कोई बात पता चली तो वह सबको जहन्नम के दर्शन कर देगा। और अभिमन्यु की धमकी सुनकर सारे सर्वेंट की वजह से सुरभि से एक दूरी मेंटेन करके रखते थे और फिर भी बहुत अच्छे से अपना काम करती थी और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। सनम से अभिषेक कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर बहुत वॉशरूम में जाकर शॉवर लेने लगती है। तभी अभिमन्यु घर पर आता है तो सुरभि तो काफ़ी ले जाते हुए पूछता है, फिर भी क्या सनम लिए। फिर भी कहती है, उन्होंने काफ़ी बनाई है अभी मैं। वह काफ़ी देता है और बोलता है, मैं दे दूंगा, तुम जाकर अपना काम करो। और अभिमन्यु कमरे के अंदर जाकर कमरे को अंदर से लॉक कर लेता है। तभी सनम देखते हैं कि बाथरूम में कोई भी तौलिया और बाथरूम नहीं था। वह कहती है, अब मैं क्या करूं, हाँ मैं कमरा लॉक करके आई थी तो मैं ऐसी चली जाऊंगी, अभिमन्यु को भी आएगा नहीं और सर्वेंट की तो आने की हिम्मत नहीं। तो अपनी मंडी निकालकर थोड़ा बाहर देखी है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वह बाहर आकर प्रोजेक्ट की तरफ जाकर अपने कपड़े निकलने लगती है। तभी किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। उसे आवाज़ को सुनकर सनम चौंक जाती हो, पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे अभिमन्यु को देखकर शौक के मारे उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती हैं और जल्दी से छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे पर काम से यही समझ नहीं आ रहा था। फिर वह अचानक से जाकर अभिमन्यु के गले लग जाती है, अभिमन्यु से अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार करने का इतना ही मन कर रहा था तो मुझे बता देता हूँ, मेरे पास ऐसे आने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। एक क्षण में मेरी बातें सुनकर सनम को बहुत गुस्सा आता है, फिर उसे अलग होकर उसके सीने में घुसा मरती है तो अभिमन्यु हाउस कहते हुए उसे पढ़कर अपने करीब खींचता है। तभी अचानक पानी होने की वजह से दोनों में सोफे पर गिर जाते हैं। सनम अभिमन्यु के नीचे थी और अभिमन्यु सनम के ऊपर। धीरे धीरे अभिमन्यु बहकने लगा था और सनम के होठों पर झुक जाता है और शिद्दत से उन्हें चमन लगता है। धीरे धीरे अभिमन्यु के हाथ सनम की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर अभिमन्यु सनम को लेकर बेड पर चला जाता है और दोनों अपने प्यार के सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। पूरी रात उन दोनों का ही प्यार का सफ़र ऐसे ही चलता रहता है और रात के 2 बजे सनम सो चुकी थी, अभिमन्यु से पीछे से अपने गले लगा कर चुका था।
वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन का हाल बहुत खराब था क्योंकि ओम ने गुस्से में अरुण जी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया था और बोल दिया था कर ये लड़की घर में रही तो ओम नियति को लेकर एक दिन से चला जाएगा। अपने दोनों बच्चों की ऐसी बातें सुनकर ओम जी बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर वह किया से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर है, इसीलिए तुम भाई साहब से कहकर रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। किया अरुण जी से कहती है चाचा जी अगर ऐसी बात है तो आप अभिमन्यु से बात कर लो, मैं उसके साथ उसके मेंशन में रह लूंगी, अब तो उसकी बीवी भी वहां है, आप एक बार पूछ लो ना। तो अरुण जी कहते हैं ठीक है मैं अभी अभिमन्यु से पूछता हूं। अरुण जी अभिमन्यु को कॉल करते हैं तो अभिमन्यु बोलता है जी पापा जी बताए। अरुण जी कहते हैं बेटा क्या किया को तुम थोड़े दिन अपने साथ अपने घर पर रख सकते हो। तो अभिमन्यु कहता है नहीं पापा जी, ने किया को अपने घर नहीं रख सकता क्योंकि मेरी बीवी ने साथ मना कर दिया उसे अपने घर रखने से, वह किसी दूसरी लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहती है, तो आप उसे किसी हॉस्टल या पीजी में रख दीजिए। फ़ोन स्पीकर पर था इसलिए उसकी सारी बातें की अभी सुन लेती है। उसे अभिमन्यु की बीवी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह नहीं जानती थी क्या अभिमन्यु की बीवी कोई और नहीं बल्कि सनम ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्यास्त। सनम और अभिमन्यु नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी एक गार्ड आकर बोलता है सर आपसे मिलने के लिए बाहर कोई मिस किया ही नहीं है, वह ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रही है। अभिमन्यु जाकर बोल दो मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा क्योंकि यह घर मेरी बीवी का है और मेरी बीवी नहीं चाहती उसे जैसी दो कोली की लड़की मेरे घर में आकर इस घर को पवित्र करे। वह सर्वेंट किया से जाकर यही सारी बातें बोल देता है लेकिन किया भी बिल्कुल बेशर्मी पर उतरी हुई थी, वह जबरदस्ती घर के अंदर आ जाती है। तभी सनम किसी काम से अपने कमरे में चली जाती है। अभिमन्यु के पास इस वक्त सुरभि खड़ी हुई थी। सुरभि को देखकर किया को गलतफहमी हो जाती है कि अभिमन्यु की बीवी ये लड़की है। बबमन के पास आकर अभिमन्यु से बोलता है अभिमन्यु तुम्हें इस लड़की में ऐसा क्या दिखाई दिया जो मुझ में नहीं था, तुमने 2 टके की लड़की से शादी कर ली और मुझे छोड़कर, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ बचपन से लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आता, पहले तुम उसे सनम के पीछे पागल थे और अब तुम इस लड़की के पीछे पागल हो गए हो। अभिमन्यु मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, उसे लड़की को अपने घर से बाहर कर दो। किया की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ चुका था, तभी असुर भी कुछ बोलने को होती है तभी उसकी नज़र सीडीओ के ऊपर खड़ी सनम पर जाती है। सनम नामे गर्दन हिलाकर कुछ इशारा करती है तो सुरभि हमें अचानक से अभिमन्यु और किया के बीच में खड़ी हो जाती है और किया को धक्का मार कर बोलता है तुम्हें मैंने मेरे घर में आने से मना किया था ना, तो तुम जैसे 2 कोली की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में जाकर उसी से इस तरीके से बात करने की। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही आग लगी है तो किसी बार या क्लब में चली जाओ, वहां तो मैं तुम्हारे हिसाब के बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जो तुम्हें खुश कर लेकिन मेरे घर से निकले। सुरभि जबरदस्ती किया का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का देती है, तभी किया किसी से टकरा जाती है। डू लाइक शेयर कॉमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबर्थ नॉवेल्स की दुनिया में।